नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली में शराब घोटाले पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया। उनसे सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल रायोक ने पार्टी दफ्तर में इमरजेंसी बैठक बुलाई। इसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और नेता शामिल हुए। साथ में दिल्ली के मेयर भी, डिप्टी मेयर भी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गौतम अडानी पर हमला किया। राहुल ने कहा कि मैंने संसद में कहा था कि अडानी की एक सेल कंपनी है। मैंने सवाल किया कि 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है। इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार ने संसद नहीं चलने दी। आमतौर पर विपक्ष संसद को चलने से रोकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने स्पीकर को 2 पत्र लिखे कि मैं अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। वह हंसे और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया पहल की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रसन्नता जताई। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने मोजाम्बिक दौरे के दौरान मोजाम्बिक के परिवहन मंत्री मातेउस गमगाला के साथ मापुटो में मचावा तक मेड इन इंडिया ट्रेन में सफर करने वाले वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयशंकर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, इससे हर भारतीय खुश होगा। मेक इन इंडिया लगातार वैश्विक स्तर पर प्रगति कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को दावा किया कि कर्नाटक में परिवर्तन की बयार बह रही और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 130 सीटें जीतेगी और भाजपा के लिए दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक के हमेशा केंद्र की सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में फर्जी पत्रकार बने 3 लोगों ने माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद और अशरफ अहमद शनिवार को देर रात तक कालविन अस्पताल के पास हत्या कर दी गई। दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल में ले जाया जा रहा था। अज्ञात वाहनों से लिए हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तर प्रदेश से माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की शनिवार की रात को हत्या के मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की अराजकता है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लोग बेफिक्र होकर कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। इसके साथ ही टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो और टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव से पहले कोलार पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कोलार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि राज्य में बीजेपी सरकार सभी कामों के लिए 40% कमीशन लेती है। वहीं उन्होंने लोकसभा में अपनी बात न रख पाने और संसदीय खत्म होने पर केंद्र सरकार को भी घेरा है। राहुल गांधी के जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी को राज्य में कमीशन खोरी के लिए एक खत लिखा गया था। बहुराष्ट्रीय वार गेम ओरियन की मेजबानी फ्रांस करेगा। यह 17 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई 2023 तक चलेगा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स अभ्यास के रूप में बताया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत सहित विभिन्न देश शामिल होंगे। इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत समेत नाटो देश के वायु सैनिक शामिल होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शुरू हो रहे इस अभ्यास की अपनी अलग महत्ता है और इस अभ्यास में शामिल नाटो यूक्रेन का समर्थन कर रहा। अभ्यास में नाटो देश की सक्रिय भागीदारी। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की वायुसेनाओं की तैयारी और बहुराष्ट्रीय वातावरण में संचालित करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करना है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद और मजार जिहाद शब्द इन तीनों चर्चा में बना हुआ है। इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज गंगा के आसपास, गंगा के तटों और अनेकों जगहों पर अतिक्रमण हुआ है। हमने तय किया है कि उत्तराखंड में हम लैंड जिहाद और मजार जिहाद बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने ऐसे 1000 स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है। उसको हटाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों सीएम ने लैंड जिहाद को लेकर बड़ा फैसला लिया था ताकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाए जा सके।
उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रविवार को तमिलनाडु में 45 स्थानों पर पथ संचलन कर रहा है। लंबे समय बाद शीर्ष अदालत ने आरएसएस 2 दिन पहले ही मार्च निकालने की अनुमति दी थी। इसके बाद पुलिस की ओर से मार्च निकालने के लिए 16 तारीख तय की गई है। पर्यावरणीय एक्शन के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से समग्र रूप से निपटने की जरूरत है। जापान के साप्पोरो में G7 की बैठक में भारत ने ये बातें कही। जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण के मुद्दे यह बैठक हो रही थी। G7 की मंत्रियों की एक बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत में सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें व्यक्तिगत के साथ ही समुदाय की कोशिशों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मिशन लाइफ के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि समुदाय के व्यवहार का पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़े। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्यारों के पत्रकार के रूप में पहुंचने के मामले में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे मामलों को दोबारा होने से बचने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय को एसओपी बनाने को कहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने एसओपी बनाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन एसओपी तैयार करने की समय सीमा तय नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, किसी भी घटना के दौरान कवरेज के दौरान पत्रकारों की पहचान को लेकर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के चलते बढ़ी मांग से वित्त वर्ष 2022-27 में बिजली की खपत में 9.5% की वृद्धि हो रही है। पिछले वित्त वर्ष में कुल 1,503.65 अरब डॉलर बिजली की खपत रही। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में बिजली की कुल खपत 1,374.2 अरब यूनिट रही है। टाटा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में एक दिन की सबसे अधिक बिजली की मांग 207.23 गीगावाट रही। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में वृद्धि की है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और महिलाओं को एक बड़ी तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को 76वें हिमाचल प्रदेश के अवसर पर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे राज्य में गर्मी के कारण अगले सप्ताह सोमवार से शनिवार तक अवकाश की घोषणा की। सीएम ममता बनर्जी के ऐलान के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया। विरोधी दलों ने स्कूलों में छुट्टी पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने इस छुट्टी को तृणमूल कांग्रेस के मिड डे मील से जोड़ते हुए आरोप लगाया है। इसी तरह सीपीएम और कांग्रेस ने शिकायत की कि स्कूलों की छुट्टियों का पठन पाठन पर पूरा असर पड़ रहा है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया और विपक्षी दलों की असल सोच पर सवाल खड़े किए। तृणमूल कांग्रेस ने विरोधी दलों की आलोचना को करारा जवाब भी दिया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान में और वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमाम गिरावट देखने को मिल रही। वहीं उनके अनुसार पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं मौसम विभाग की माने तो पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि आईएमडी ने यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। बिहार के समस्तीपुर जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि भारत के लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन इसे लोग लूटने के लिए आते थे। इतिहास में हम पढ़ते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी। मुझे सोने की चिड़िया पसंद नहीं। अमृतकाल के दौरान आने वाले 25 वर्षों में हमारा देश सोने का शेर बनेगा और पूरे विश्व में दहाड़ मारेगा। राज्यपाल रोसेड़ा अनुमंडल के बटहा स्थित सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल के रजत जयंती समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश के लोगों को सोने की चिड़िया की परिकल्पना छोड़ देनी चाहिए। अब हमारा देश सोने का शेर बनने वाला है। हमारा देश ऐसा शेर बनेगा, इसके सामने सब नमस्तक हो जाएंगे। इस तरह देश के विश्वगुरु बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। और इस कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने डॉक्टर रामस्वरूप महतो की प्रतिमा का अनावरण और बाल वाटिका भवन का उद्घाटन भी किया। लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा सोना पिछले एक हफ्ते से काफी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेंड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स के अपने एक साल के निचले स्तर 100.8 और यहां पे वापस जाने के कारण शुक्रवार के सोने की कीमत में कमी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून 2023 के लिए सोने का वायदा अनुबंध 890 प्रति 10 ग्राम संशोधित हुआ और 60,348 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीली धातु की कीमत 1,992.59 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर पर पहुंच गया। $2003 प्रति औंस पर बंद हुआ है। इंटरनेशनल
मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। WTI क्रूड $82.52 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा, वहीं ब्रेंट क्रूड $86.31 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी कर दिए। भारत में हर सुबह 6 ईंधन के दामों में संशोधित किया जाता है। जून 2017 से पहले कीमतों में संशोधन हर 15 दिन के बाद किया जाता था। आज कई राज्यों में कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा। 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 60 पैसे और डीजल 59 पैसे महंगा हो गया है। रबी की फसलों की कटाई का वक्त चल रहा है। कटाई के 2 महीने बाद खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। इस वक्त देश के अधिकतर राज्यों में भूजल स्तर अपने निचले स्तर पर है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने कम पानी में धान की खेती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। हरियाणा में धान की सीधी बुआई यानी कि DSR तकनीकी से बिजाई करने पर भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलेगी। इस तकनीक से भूजल का ज्यादा खतरा नहीं होगा और मिट्टी की संरचना भी बेहतर होगी। खेती में पानी की बचत के लिए राज्य के किसानों को ड्रिप इरिगेशन पर 80% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।